हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पता है ये टॉपिक यार आज मैं 2-3 बार यार पढ़ा चुका हूं। पता है मेरे पता नहीं क्यों क्या हो गया है, कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है कि दोनों तीनों बार वीडियो जो है बीच में पॉज हो गया। तो फिलहाल बहुत मेहनत से यार, पता है कोई भी चीज़ें जब एक बार मूड से निकल जाता है ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि किस तरह से मैंने पिछले 2 वीडियो में इस टॉपिक को मैं पढ़ाना शुरू किया था। तो कुछ मेरा एंगल ऐसा था, जैसे मैं ये बता रहा था आपको कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना वो अंगों के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों पोषक तत्वों के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको बोलने के लिए कह दूँ ना तो आप 2-3 मिनट से अधिक नहीं बोल पाओगे। लेकिन इस टॉपिक को बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है और बहुत ही टाइम लगा इसको तैयार होने में, क्योंकि एकदम अलग चीज़ें हैं। जब आप आज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर, वाकई ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। तो आओ शुरू करते हैं पोषक तत्वों के बारे में, कि आगे चल के फिर से वीडियो पॉज ना हो जाए, ठीक है, यानी फेल ना हो जाए। तो उससे पहले हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोषक तत्व की ना, तो किसी भी जीव में अगर वृद्धि होना है, विकास होना है, ऊर्जा चाहिए उसको, रचनात्मक कार्यों के लिए चाहिए, तो ये सारे कार्यों के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। और उसी को कहा जाता है पोषक तत्व। उसी को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इसी को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और पोषक तत्व कोई छोटा सा नाम नहीं है। नाम तो इसका छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन हो गया, फैट यानी वसा हो गया, मिनरल्स यानी खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गया, रुक्षांश या फाइबर, ठीक है, और जल यानी वाटर। तो कुल इतने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। और मैं आपको बता दूं कि हर टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। यानी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपको सुन के बड़ा अटपटा लगेगा कि सर 20-25 मिनट तक आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोलोगे। हम तो 2 मिनट नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल आइए शुरू करता हूँ, फिर आप डिसाइड करना कि मज़ा आया पढ़ के चैप्टर या नहीं आया, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की ना, तो कार्बोहाइड्रेट में कुल 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कार्बन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोजन, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और किस अनुपात में मिलते हैं? तो 1:2:1। कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है ऊर्जा का स्रोत। अगर आपके एग्जाम में आए कि ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन को, तो आपका उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। यह पाचन यानी डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ लेते हैं ना, तो जब उसका डाइजेशन होता है तो ये चेंज किस में होता है दोस्तों? किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। और क्या करता है? किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर हमको जानना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हमें पढ़ना पड़ेगा इन 3 चीज़ों के बारे में, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, ठीक है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये 3 बेसिक रूप से हमें जानना है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है दोस्तों? CH2O। और यहाँ पे यन है तो यन जो है कितना भी हो सकता है, N1 फिलहाल मानते हैं इसको हम। आगे देखिए, H12, H22 और O11 इसको मानते हैं डाइसैकेराइड को। C6H11O5 जो है ये पॉलीसैकेराइड को मानते हैं। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, अभी आगे मैं आपको और अच्छे से दिखा रहा हूँ। अभी जो आपको ध्यान देना है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पे ध्यान देना कि 3 टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब जब इसका डिटेल पढ़ेंगे ना तो खुद ब खुद अपने आप चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों मोनोसैकेराइड के बारे में कि मोनोसैकेराइड यार क्या चीज़ें होती हैं, तो एक लाइन के बारे में इसके बारे में बोलूं कि इसको एकल शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल शर्करा कहा जाता है। नहीं समझ में आया? चलो कुछ और अच्छा बताता हूं इसके बारे में आपको। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा होता है? तो याद रखिए मोनोसैकेराइड। क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कौन सा होता है? तो मोनोसैकेराइड होता है। इसका अणु कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटा माना जाता है।
ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु कौन सा होता है, सबसे छोटा हिस्सा। जैसे किसी भी तत्व का, पदार्थ का सबसे छोटा परमाणु होता है ना, परमाणु सबसे छोटा, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, जटिल कार्बोज में क्या होता है कि पाचन के बाद जो भी जटिल कार्बोज होते हैं, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कुछ नया नहीं है, पाचन के बाद यानी डाइजेशन के बाद जो जटिल कार्बोज होते हैं इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों में चेंज हो जाते हैं। जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो छोटे छोटे इकाइयों में टूट जाते हैं, मतलब कि मोनोसैकेराइड के रूप में टूटकर अलग हो जाते हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से इनमें 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। जैसे एकल शर्करा तो बोल दिया, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से कुल कितने तरह की शर्करा इसमें पाई जाती है, तो कुल 3 तरह की शर्करा पाई जाती है। इसी में से एक नाम है दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है, अगला है फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। याद रखिए ग्लूकोज का इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों मोनोसैकेराइड में, फ्रक्टोज को हम पाएंगे कहाँ पर, डाइसैकेराइड में, और ग्लैक्टोज को हम पाएंगे कहाँ पर, तो पॉलीसैकेराइड में। कैसा लगा सुन के, एक लाइन में मैंने बताया। जो शर्करा होती है कुल 3 टाइप की होती है। बड़ा कंफ्यूज रहते होंगे ना इसके पहले कि सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज तो समझ में नहीं आता है कहाँ कहाँ क्या होता है। आज समझ में आ जाएगा, आज आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है देखिए, एक लाइन की बात मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम रूप होता है, इसीलिए इसको एकल शर्करा कहते हैं। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं डाइजेशन के बाद टूट करके वो भी मोनोसैकेराइड के रूप में अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे शरीर में बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शर्करा के ऊपर तो पौष्टिकता की दृष्टि से जो शर्करा होती है, वो जो शर्करा यानी मिठास, मीठा, वो 3 टाइप का होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ओके, आइए इसके अलावा दोस्तों अब देखिए इनका हो गया। अब देखिए यहाँ पे अनुपात बना रहा हूँ C6H12O6। ठीक है, 1:2:1 में हो गया। ठीक है, तो यही इन तीनों का रूप जो होता है वो कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, C6H12O6। ओके, तो याद रखिए यहाँ पे जो 6 है ना दोस्तों, इन सब में 6 कार्बन अणु पाए जाते हैं, इसे इनको हेक्सोज भी बोला जाता है। 6 कार्बन अणु पाए जाने की वजह से क्या बोला जाता है, इनको हेक्सोज भी बोला जाता है। ओके, मैनोज का नाम सुना है, मैनोज, हेक्सोज, मैनोज। मैनोज न पचने वाले पदार्थों को कहा जाता है, न पचने वाले पदार्थ। जैसे संतरे, संतरे का जो छिलका होता है ना पचता नहीं है, हम लोग खा लेते हैं संतरे को लेकिन पचता नहीं है। इसी तरह आड़ू, आड़ू के अंदर बिया वाला भाग होता है, उसको भी हम लोग खा लेते हैं लेकिन पचता नहीं। तो जो न पचने वाला हिस्सा उसे क्या बोलते हैं, मैनोज। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं ग्लूकोज के ऊपर कि यार ग्लूकोज होता क्या है। तो याद रखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो पाचन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। अभी पीछे मैंने आपको बताया था पढ़ के, कार्बोहाइड्रेट पाचन यानी डाइजेशन के बाद शरीर में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी रूप में शरीर में अवशोषित भी हो जाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, सपोज दैट रोटी लिया, चावल लिया, चावल में एकदम प्योर कार्बोहाइड्रेट है। अब चावल क्या बनेगा, ग्लूकोज बना देगा, डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और इसी रूप में, इस ग्लूकोज के रूप में ही शरीर के द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाएगा। इसीलिए रासायनिक दृष्टि से सबसे सरलतम शर्करा भी किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को ही मानते हैं। सबसे सरलतम शर्करा किसे मानते हैं, ग्लूकोज को। सबसे सरलतम रूप कार्बोहाइड्रेट का किसे मानते हैं, तो मोनोसैकेराइड को। ओके, रक्त प्लाज्मा में तथा आरबीसी में भी ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए इसको रक्त शर्करा भी बोला जाता है, ब्लड ग्लूकोज। क्या बोला जाता है, ब्लड ग्लूकोज। किस वजह से, क्योंकि रक्त के प्लाज्मा में भी ग्लूकोज पाया जाता है और आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वहां भी ग्लूकोज पाया जाता है। इसी वजह से इसको रक्त शर्करा कहा जाता है। कोई दिक्कत, इसी वजह से क्या बोलते हैं, रक्त शर्करा। रक्त में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितना होना चाहिए, तो 80 mg/126 ml, ये नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर नीचे है मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी है या ग्लूकोज की वृद्धि हो गई है। अच्छा, होता क्या है,
ये सामान्य मात्रा है। अगर आप खाना खा लोगे तो बताओ यह मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? भाई खाने में आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में गया तो किसके रूप में बदलेगा? ग्लूकोज के रूप में। तो अगर ग्लूकोज के रूप में बदलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे वो जाके सामान्य हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुरंत सामान्य हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 घंटे बाद वो सामान्य हो जाएगी। इसीलिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनका दो बार ब्लड निकाला जाता है। एक कप खाने के पहले, एक खाने के बाद। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि ये देखा जाता है कि उनके खाने के पहले उनका ब्लड में ग्लूकोज की स्थिति क्या आती है? शुगर नहीं, शुगर माने शर्करा। और शर्करा कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो हम ये चेक करते हैं कि खाने के पहले उनकी कंडीशन क्या थी और खाने के बाद ग्लूकोज की मात्रा में चेंजिंग क्या हुआ है, तो हमको पता चल जाता है कि शुगर में बढ़ा है, घटा है, क्या है, कैसे। समझ गए बात को? तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, कुछ चीज़ें और समझते हैं। आवश्यकता से अगर अधिक ग्लूकोज ले लिया जाए तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज अगर ले लिया जाए तो क्या होगा? अच्छा, यानी खूब खूब अच्छे से खूब चावल वावल बकायदे खा लिया, इतना ग्लूकोज शरीर में ले लिया, तो उससे क्या हो जाएगा? दो चीज़ें। पहली बात तो अधिक ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। दूसरा, ग्लाइकोजन के रूप में सेव हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे एक बात बताओ दोस्तों, अधिक ग्लूकोज लोगे तो पॉलीसैकेराइड भूल जाओ अभी क्या होता है। अभी मैं बाद में पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अधिक मतलब बहुत अधिक ग्लूकोज की बात कर रहा है। थोड़ा सा ग्लूकोज है तो क्या है आपका? मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो याद रखो कि अगर अधिक ग्लूकोज ले लोगे तो वह ग्लाइकोजन के रूप में, अभी तक क्या बन रहा था? लिमिटेड ले रहे थे तो ग्लूकोज बन रहा था। ज्यादा ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन बन जाएगा। और ज्यादा ले लोगे तो यह यकृत में तथा मांसपेशियों में जमा हो जाता है, हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगर लिमिटेड लेते तो खाली ब्लड में रहता ग्लूकोज के रूप में। अगर ज़्यादा ले लिए तो ब्लड में तो रहेगा ही ग्लूकोज के रूप में जितना चाहिए, उसके अलावा ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाएगा, यकृत में, मांसपेशियों में जमा हो जाएगा। और जब आवश्यकता पड़ेगी हमारे शरीर को पुनः, तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देगा। क्या बात समझे? लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाए, मतलब अधिक से भी अधिक हो जाए, तो क्या होगा? तो यही ग्लूकोज पहले थोड़ा, भाई ऐसा नहीं ना कि एक साथ तुरंत अधिक हो जाएगा, एक एक अनुपात में लिया। जैसे आपको मान लो कि 5 रोटी खाना था, अब मान लो कि 5 रोटी और एक फुल प्लेट चावल आपको खाना था। बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, चलो 2 रोटी, एक फुल प्लेट आपको चावल खाना था, तो उससे आपका ग्लूकोज जो शरीर में बनता, कार्बोहाइड्रेट जाता है, वो ग्लूकोज के रूप में हो जाता। आपने क्या किया? आपने 2 के बजाय 4 रोटी ले लिया और 1 के बजाय 2 प्लेट चावल ले लिया। मतलब अधिक ग्लूकोज जब आपके शरीर में जा रहा है, मतलब जितना आपके शरीर में ग्लूकोज का रहना चाहिए वो रहेगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा आपने ले लिया है, यानी 2 रोटी और 1 प्लेट चावल जो एक्स्ट्रा ले लिया है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जाके स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे? हमारे लीवर सिस्टम में। ओके। लेकिन यदि आपने 4 नहीं, यदि आपने 5 रोटी प्लस 3 प्लेट चावल ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो 2 तो हमारे ग्लूकोज में है, 2 ग्लाइकोजन में है, और जो आपने एक एक्स्ट्रा लिया है वो कहाँ चला जाएगा? वो चेंज हो जाएगा फैट के रूप में। किस में हो जाएगा? फैट के रूप में। तो ये जो तोंद वोंद निकलती है ना पेट में, वो ग्लूकोज अधिक नहीं लेते हैं, वो ग्लूकोज अत्यधिक लेते हैं। क्या करते हैं? अधिक ग्लूकोज की तो बातें खत्म है। कितना ग्लूकोज लेते हैं? अत्यधिक। मत खाओ चावल, छोड़ दो, इसीलिए लोग बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज किस में बदल गया है? फैट में। तो फैट में बदलकर एडियोस तंतुओं में एकत्रित हो जाता है। कहाँ पर? एडिपोस तंतुओं में। एडिपोस टिश्यूज बोला जाता है, उसमें जाके ये स्टोर हो जाते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, ग्लूकोज का स्रोत क्या होता है दोस्तों? जैसे अंगूर हो गया, शहद हो गया, मीठा फल हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज, मक्का, आलू, गाजर, इन सब में ग्लूकोज पाया जाता है भारी अच्छे मात्रा में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो रही बात ग्लूकोज की रही। माल्टोज का नाम सुना आपने? माल्टोज का
ग्लूकोज तो सुन लिया, माल्टोज भी जानते होंगे ना। माल्टोज में देखो क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, एक तरह का द्विशर्करा है। कैसा शर्करा है? द्विशर्करा। दोस्तों द्विशर्करा का नाम आप जरूर से याद रखिएगा, काम पड़ेगा आगे। द्विशर्करा है और पाचन के बाद दोनों अणु ग्लूकोज ही बनते हैं। माल्टोज जब आप ले लेते हो अपने शरीर में, कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज जब ले लेते हो, माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माल्ट शुगर। तो आपका शरीर क्या करता है ना, जब माल्टोज जाता है, तो मैंने बोल रहा हूं कि ये द्विशर्करा है, मतलब दो भागों में टूट जाता है और दोनों भाग ग्लूकोज का ही बनता है। मतलब कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। माल्टोज को याद कर लो माँ से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या है? माँ के बराबर है, यानी माल्टोज है। तो ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी वाला प्रचार आपने देखा होगा ना, ग्लूकॉन डी, तो उसमें मम्मी हमेशा अपने बच्चों को पिलाती है ना। तो इसी तरह याद रखो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के क्या बनाएंगे? माल्टोज। कोई दिक्कत आपको? याद रखो खाली इस चीज को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज यह भी ग्लूकोज के समान ही है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है। अगर भिन्नता नहीं होती तो नया नाम काहे होता? पर्यायवाची थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके गुणों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जिस वजह से नाम भी चेंज हो गया। शहद में 40% तक लगभग क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है यह संबंधित है दोस्तों डाइसैकेराइड से। याद रखो किससे संबंधित है? डाइसैकेराइड से। अगर मोनोसैकेराइड होता है तो वहां पे ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ ही माल्टोज होता है। माल्टोज एक प्रकार का द्विशर्करा जरूर है, लेकिन दोनों अणु किसके बनते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की। अगर हम वही बात कर लें दोस्तों डाइसैकेराइड की, तो याद रखो डाइसैकेराइड जो होता है ना, यहाँ पे फ्रक्टोज होता है और इसके अंदर जो द्विशर्करा पाया जाता है वो होता है सुक्रोज। तो याद रखो फ्रक्टोज के पास क्या पाया जाता है? सुक्रोज। फ्रक्टोज के साथ क्या मिलता है? सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शुगर, ठीक है। यह भी एक तरह का द्विशर्करा है, लेकिन पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज बनाता है और दूसरा अणु फ्रक्टोज बनाता है। सुक्रोज में बता रहा हूं आपको, सुक्रोज का जब पाचन होता है तो एक अणु तो ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज तो फिक्स है सब में, ठीक है, लेकिन दूसरा अणु क्या बना देता है? फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन माल्टोज जब ऊपर पड़े थे तो इसमें दोनों अणु ग्लूकोज के बन रहे थे। तो ये सारा अंतर आप अच्छे से याद रखो। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो इसका यूज बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है आपको। अभी आप पढ़ लो, बाद में मैं आपको याद दिलाऊंगा अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को? सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, दो अणुओं में टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के रूप में। आगे देखो फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों, फ्रक्टोज के अगर बारे में मैं बात करूं, आपको बताऊं, तो फ्रक्टोज जो होता है ग्लूकोज की अपेक्षा अधिक मीठा होता है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज जो होता है ये अधिक मीठा होता है, और इसका जो परिवर्तन होता है छोटी आंत में जाके इसका परिवर्तन होता है, चेंज होता है छोटी आंत में जाके, ठीक है। ग्लैक्टोज का नाम सुना है? ग्लैक्टोज ये पॉलीसैकेराइड से संबंध रखता है। किससे? पॉलीसैकेराइड से। यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की भांति ही होता है, किंतु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। फ्रक्टोज हो गया, शहद ले लिया तो शहद में हमको फ्रक्टोज मिल गया। अब बताओ शहद मीठा होता है या ग्लूकॉन डी मीठा होता है? बताओ बताओ। शहद ना, शहद में फ्रक्टोज है, समझ रहे हो। गन्ना होता है ईख, उसमें क्या मिलता है? उसमें फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और ईख में कौन सा मीठा होता है? गन्ने का जूस पिया होगा आपने ना, उसमें फ्रक्टोज होता है। तो यही चीज़ है, संभालने का तरीका, पढ़ने का तरीका, और क्या। तो याद रखो जो ग्लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की भांति होता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। जैसे हमने बात कर लिया शहद का, ईख का, तो ऐसे वो नहीं मिलता है। यह जटिल शर्कराओं के साथ संयुक्त अवस्था में रहता है। मिलेगा तो, लेकिन क्या है? संयुक्त अवस्था में मिलेगा, ज्वाइंट कंडीशन में मिलेगा। कैसे? जैसे दूध के अंदर मिलेगा, जैसे फलियों के बीजों में मिलेगा, शहद में भी मिलेगा, लेकिन मिक्स होके मिलेगा। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ये ग्लैक्टोज से बना है, लैक्टोज, ग्लैक्टोज में ही लैक्टोज है, ग्ल, देखो लैक्टोज बोल रहा है कि नहीं, ग हटा दो तो लैक्टोज हो जाएगा ना। तो याद रखो दूध के अंदर जो शर्करा होता है लैक्टोज होता है, और ये जो लैक्टोज द्विशर्करा है ये पाचन के बाद दो अणु बनाती है। पहला अणु तो ग्लूकोज फिक्स है, दूसरा अणु क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज, ठीक है। कोई दिक्कत? तो याद रखो लैक्टोज क्या बनाता है? ग्लैक्टोज। सुक्रोज क्या बनाता है? एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का, दूसरा अणु फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का। कोई दिक्कत? सुक्रोज और फ्रक्टोज। और जबकि उसके पहले हमने माल्टेज पढ़ा था, तो माँ यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कोई दिक्कत? ये पढ़ते चलो। ग्लैक्टोज जो होता है इसके
सॉरी, ये जो है रक्त द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को जो है हेल्प पहुंचाता है, और ये उसका मुख्य तत्व भी है। मस्तिष्क के रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, और किसको हेल्प करता है जाके? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को। याद रखो, यहाँ का जो मुख्य मुख्य स्रोत होता है, तत्व होता है, उसका नाम क्या है? ग्लैक्टोसाइड और सेरेब्रोसाइड। ग्लैक्टेसाइड और सेरेब्रोसाइड, याद रहेगा। जैसे दोस्तों पीछे हमने हेक्टोस पढ़ा था, हेक्सोस, ठीक है, जिसमें 6 अणु होते हैं। उसी तरह से जब 3 अणु होते हैं ना, तो ट्रायोस बोला जाता है। 3 अणु मतलब ट्रायोस। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम सुना होगा आपने। जब मोनोसेक्राइड के 3 कार्बो अणु होते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है। तो जो ट्रायोस होते हैं वो इसी के टाइप्स होते हैं। आगे मिलेगा आपको जब पढ़ाऊंगा, तो जब इसका यूज होगा तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। अभी तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको आप मन का याद करो, मन का है मत याद करो, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है। पढ़े रहोगे तो ठीक रहेगा, दोबारा रिमाइंड हो जाएगा। टेट्रास जो होता है इसको इरेथ्रोस बोलते हैं, ठीक है। और जब मोनोसेक्राइड के 4 अणु होते हैं तो इरेथ्रोस बोला जाता है। यहाँ देखो 3 अणु थे, दिख रहा है आपको, C3H6O3, ठीक है। तो देखो 1:2:1 का रेशियो भी बन गया है, लेकिन अणु कितने हैं? 3 और 6, 3। तो यहाँ पे क्या है? ट्रायोस है। अगर यहीं 4 हो जाएंगे, 4 8 4, तो क्या हो जाएंगे? टेट्रॉस हो जाएंगे। और अगर मैं हेक्सॉस बोलूँ तो उसका C6H12 और O6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हेक्सॉस हो जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे लो। अच्छा, पीछे मैंने सब पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा सा इंडिकेट आपको फिर से कर दूं, याद दिला दूं आपको। जैसे डाइसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड तो समझ गए ना। डाइसैकेराइड में क्या होता है? यह 2 समान अथवा विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड के प्रकार होते हैं। मतलब दोनों को ऐड कर दोगे, अगर 2 समान मोनोसैकेराइड मिल जाए या 2 विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड को ऐड कर दिया जाए तो उसी को डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो माल्टोज होता है उसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, और अगर विभिन्न प्रकार ले लोगे तो यानी सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, और लैक्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनता है। तो ये जो 3 टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, अच्छे से याद कर लो। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड में यह मोनोसैकेराइड के कई अणुओं को मिला करके बनता है। मोनो से देखिए सब बनते हैं, डाई वाला भी मोनो से बनता है और ये भी बनता है। लेकिन जब ये बनता है मोनोसैकेराइड से मिला करके, तो कई अणु क्या मिलते हैं? जैसे मंड हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो इसको मिक्स करके बनता है। याद रखें, स्टार्च में हमेशा अल्फा बॉन्ड पाया जाता है, जबकि फाइबर में बीटा बॉन्ड पाया जाता है। पूछता है आपसे स्टार्च में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो याद रखो स्टार्च में अल्फा बॉन्ड पाया जाता है, जबकि फाइबर में बीटा बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है, ठीक है। इसके अलावा भोजन संचायक में यानी फूड रिजर्वेशन में, रिजर्व करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शरीर में वसा की कमी होने पर वसा में चेंज होकर उसकी कमी को दूर करता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है डीएनए और आरएनए के निर्माण में भाग भी लेता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डीएनए और आरएनए के निर्माण में भाग भी लेता है। दोस्तों ये तो हमने छोटी सी टॉपिक कवर किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसी तरह से दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में, फैट के बारे में। तो हर एक टॉपिक के ऊपर इस तरह से हमारा अलग अलग वीडियो होगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। तो अभी साइंस थोड़े दिन चलेगी, और हिस्ट्री की टॉपिक थोड़ी सी ब्रेक हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैं अपने सेंटर पे नहीं हूँ, इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दूँ। दोस्तों इधर बीच आप क्या करो, अपना थोड़ा सा फोकस कर लो एग्ज़ाम ट्रेंड चैनल पे, ठीक है। अगर स्टडी 91 पे कुछ ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं, देखिए मटेरियल तो मिलते रहेंगे, 1-2 टॉपिक आपको मैं हमेशा देता रहूँगा। इधर 1-2-3 दिन की प्रॉब्लम है, 2-3 दिन में मैं फ्री हो जाऊँगा फिर से। तो तब तक आप क्या करो ना कि एग्ज़ाम ट्रेंड चैनल पे विजिट कर लो, और वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही वो पढ़ लो। वो भी हमारा ही चैनल है दोस्तों, और खुद मैंने उसके कंटेंट तैयार किए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।